नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आईपीएम का क्या अभिप्राय है, यानी कि बताना है कि आईपीएम का पूरा नाम है क्या है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैन्युफैक्चर ये नहीं होगा, इंटीग्रेटेड प्लांट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो मैं बात करूं आईपीएम का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में बोला जाता है एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन। एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन। तो आईपीएम यानी कि ऐसे रसायन जो कीटों को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, जिससे न तो मानव को नुकसान हो और न ही पर्यावरण को नुकसान हो। तो इसके लिए आईपीएम और आईपीएम का अभिप्राय होता है एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या फिर एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। तो राइजोबियम फेसियोलाई ये नहीं होगा, ये होता है राजमा में। किस में होता है? राजमा में। इसके अलावा मूंग में, इसके अलावा मसूर में। जो राइजोबियम फेसियोलाई होता है वो राजमा में, मूंग में और मसूर में प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम जेपोनिकम यह किया जाता है सोयाबीन में। किस में किया जाता है? सोयाबीन में। इसके अलावा राइजोबियम ट्राइफोलाई हमें पूछ किस में रहा है कि बरसीम में, और बरसीम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। क्या होता है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। तो राइजोबियम ट्राइफोलाई का यूज किस में होता है? बरसीम में। किस में होता है? बरसीम में। इसके अलावा राइजोबियम मेलिलोटाई का प्रयोग होता है आपके रिंजका और मेथी में। रिंजका और मेथी में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम जेपोनिकम होता है सोयाबीन में यूज किया जाता है। राइजोबियम फेसियोलाई राजमा, मूंग और मसूर में प्रयोग किया जाता है, जबकि राइजोबियम मेलिलोटाई रिंजका और मेथी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में, कौन सी फसल, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको। ये देखो, निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में, और हरी खाद को बोला जाता है ग्रीन मैन्योर के रूप में प्रयोग की जाती है। तो अधिकतर हरी खाद के रूप में लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें, लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? हरी खाद के रूप में कौन सी फसलों का? लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों का प्रयोग किया जाता है। और लेग्यूमिनेसी कुल में आती है दलहनी फसलें। कौन सी फसलें आती है? दलहनी फसलें। दलहनी फसलें आती है। कौन सी फसलें आती है? दलहनी फसलें। तो हरी खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? गेहूं का प्रयोग नहीं किया जाता। लूसर्न, और लूसर्न को बोला जाता है रिंजका। क्या बोला जाता है? रिंजका। यह भी प्रयोग नहीं होता। ढेंचा, हाँ ढेंचा। हरी खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ढेंचा का प्रयोग किया जाता है। और ढेंचा का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? धान में। किसमें किया जाता है?
धान में, यानी कि जहाँ पर जल प्लावित भूमियाँ होती है, जहाँ पर जल भरा हुआ होता है, वहाँ पर धान ढेंचा का यूज किया जाता है। और हरी खाद के रूप में किसका यूज होगा? ढेंचा का। और ढेंचा का यूज किस में किया जाता है? मुख्यतः धान में किया जाता है। किस में किया जाता है? मुख्यतः धान में किया जाता है। जबकि सर्वाधिक हरी खाद, सर्वश्रेष्ठ हरी खाद सनई से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सनई से। सर्वश्रेष्ठ हरी खाद किससे प्राप्त होती है? सनई से। और ये 80 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध करवाती है। सनई 80 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध करवाती है, जबकि ढेंचा 75 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। तो मुख्य रूप से अगर हरी खाद में प्रयोग करें तो सर्वश्रेष्ठ तो होती है सनई की। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आंसर होगा ढेंचा। और ढेंचा का मुख्य प्रयोग किसमें किया जाता है? धान में किया जाता है। तो मैं बात करूं, जो ढेंचा होता है इसमें जड़ और तने दोनों पर गांठें पाई जाती है। जड़ व तने दोनों पर क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। ढेंचा में जड़ और तने दोनों पर गांठें पाई जाती है। जबकि इसके अलावा जो लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें होती है उनके जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि जड़ व तने दोनों पर गांठें कौन सी फसल में होती है, तो इसका भी आंसर कौन सा होगा? ढेंचा होगा। और हरी खाद में प्रयोग की जाती है तो इसका भी आंसर कौन सा होगा? ढेंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फली वाले पौधों में, फली वाले पौधे वही लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे आ गए, में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? फली वाले पौधों में। और फली वाले पौधे कौन से होते हैं? वही लेग्यूमिनेसी कुल के, लेग्यूमिनेसी कुल के। कौन से कुल के होते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के। तो फली वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? तो एक्टिनोमाइसीटीज नहीं होगा, इसका आंसर होगा राइजोबियम। कौन सा होगा? राइजोबियम। जो फली वाले पौधे होते हैं या लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में पाए जाते हैं और जड़ों में नाइट्रोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसके अलावा बेसिलस या फिर माइकोराइजा, तो हमारा आंसर होगा इसमें राइजोबियम। यानी कि फली वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि कच्चे अस्थि चूर्ण, जो हड्डियों का चूर्ण होता है वो भी कैसा? कच्चा, में अधिक मात्रा में होता है। यानी कि कौन सा तत्व है अधिक मात्रा में होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, तांबा या फिर लोहा। तो मैं बात करूं तो कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? फास्फोरस। कौन सा तत्व होता है? फास्फोरस। नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, फास्फोरस का P होता है, तांबा का Cu, इसको कॉपर भी बोला जाता है, और लोहा का होगा Fe या फिर आयरन। तो कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में कौन सा होता है? फास्फोरस तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एक बार डाली गई जैव खाद, कौन सी? जैव खाद का प्रभाव खेत में कितने समय तक रहता है? एक बार डाली गई जैव खाद का प्रभाव खेत में कितने समय तक रहता है? 4 से 5 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या फिर 5 से 6 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 2 से 3 वर्ष। अगर हम खेत में एक बार जैव खाद डालते हैं या जैविक खाद डालते हैं तो उसका प्रभाव होगा 2 से लेकर 3 वर्ष तक, 2 से लेकर 3 वर्ष तक। तो मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा जैविक खेती का, किसका नाम सुना होगा? जैविक खेती, जैविक खेती। तो जैविक खेती का जो शब्द है वो दिया था लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबर्न ने। किसने दिया था?
लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबर्न। जैविक की खेती शब्द दिया था लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबर्न। अगर आपको जैविक खेती करनी है, क्या करनी है, जैविक खेती, तो खेत को 2 से 3 साल तक रसायन मुक्त रखना होगा। 2 से 3 साल तक क्या करना होगा, रसायन मुक्त रखना होगा। अगर जैविक खेती करनी है तो 2 से 3 साल तक क्या करना होगा, रसायन मुक्त, यानी कि उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है। तो जैविक खाद का प्रभाव खेत में 2 से 3 वर्ष तक रहता है, जबकि अगर जैविक खेती की बात करूं तो 2 से 3 साल तक रसायन मुक्त रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, कार्बनिक खादें ऑर्गेनिक मेन्यूर, कार्बनिक खादें ऑर्गेनिक मेन्यूर या फिर जीवांश खाद, इसको क्या बोलते हैं, जीवांश खाद भी बोलते हैं और इसको जैविक खाद भी बोला जाता है या फिर ऑर्गेनिक मेन्यूर भी बोला जाता है। कार्बनिक खादें कौन सी होती है, जिनमें कार्बन का अंश पाया जाता है। तो कार्बनिक खादें सुधार करने में सक्षम होती है, यानी कि किसका सुधार करने में सक्षम होती है, तो मृदा के भौतिक गुणों में, बिल्कुल सही बात है, मृदा के भौतिक गुणों में भी सुधार करती है। मृदा के रासायनिक गुणों में, बिल्कुल सही बात, मृदा के रासायनिक गुणों में भी सहयोग करती है। मृदा के जैविक गुणों में भी सहयोग करती है। तो इसका आंसर जब तीनों सही हो तो क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो कार्बनिक खादें मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तीनों प्रकार के गुणों में क्या करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोराइजा मृदा में किस तत्व की उपलब्धता बढ़ाता है। माइक्रोराइजा फिर माइकोराइजा मृदा में किस तत्व की उपलब्धता बढ़ाता है। तो ये माइक्रोराइजा होता है वो मृदा में फॉस्फोरस तत्व की उपलब्धता बढ़ाता है। कौन से तत्व की, फॉस्फोरस तत्व की उपलब्धता बढ़ाता है। तो नाइट्रोजन का वही प्रतीक N होगा, फॉस्फोरस का P होगा, जिंक का Zn होगा और कैल्शियम का क्या होगा, Ca। क्या होगा, Ca। आपने जिंक का नाम सुना होगा और एक नाम सुना होगा धान में खेरा रोग, धान में खेरा रोग। तो धान में खेरा रोग भी किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। जिंक को जस्ता भी बोला जाता है। तो माइक्रोराइजा मृदा में किस तत्व की उपलब्धता बढ़ाता है, तो इसका आंसर होगा फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित है तो दिल्ली, गाजियाबाद, इंदौर या फिर जबलपुर। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान आपके गाजियाबाद में पड़ता है और गाजियाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ पर है, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा था कि फली वाली फसलों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि फली वाली में पढ़ा था, तो फली वाली में आंसर क्या था, राइजोबियम। जबकि यहां पर बात करें कि अनाज वाली फसलों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एजेटोबैक्टर। क्या आंसर होगा, एजेटोबैक्टर। और ये होता है अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जबकि जो राइजोबियम होता है यह दलहनी या फिर फली वाली फसलों में, फली वाली फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, अनाज वाली फसलों में तो एजेटोबैक्टर, जबकि दलहनी या फली वाली फसलों में राइजोबियम। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एजेटोबैक्टर। और एजोला, और एजोला होता है कि फरण, क्या होता है,
फर्न, जो किसके साथ कार्य करता है, BGA के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गे नील हरित शैवाल के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। और इसका यूज किया जाता है धान में। किसमें किया जाता है, धान में। BGA का यूज किसमें किया जाता है, धान में किया जाता है। एजोला क्या होता है, एक फर्न होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एजोला क्या है, एजोला क्या है, तो एजोला क्या होगा, फर्न होगा। जबकि राइजोबियम का यूज दलहन या फली वाली फसलों में होता है। एजेटोबैक्टर का यूज अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में कब हुई थी। तो भारत में जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र था, यानी कि KVK, भारत में प्रथम KVK की स्थापना कहां पर हुई थी, पांडिचेरी में हुई थी। कहां पर हुई थी, पांडिचेरी में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, 1974 में। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में हुई थी। और कब हुई थी, 1974 में। तो मैं वर्तमान में KVK केंद्र की बात करो तो वो है 731। कितने हैं, 731। और 731 ये आपके जून 2022 तक के डाटा के अनुसार है। यानी कि जून 2022 तक के डाटा के अनुसार भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या है 731। कितनी है, 731। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। कब हुई थी, 2016 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है AAO 2018 में। कब पूछा गया, AAO 2018 में। यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2016 में। कब हुई थी, 2016 में। 2016 में शुरुआत हुई थी और AAO 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई। भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना, कौन सी, परंपरागत कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई, तो इसका आंसर होगा 2015 में। कब हुई थी, 2015 में हुई थी। और कहां से स्टार्ट हुई थी, सिक्किम राज्य से। कहां से स्टार्ट हुई थी, सिक्किम राज्य से। तो परंपरागत कृषि विकास योजना का संबंध है कार्बनिक खेती से। किससे, कार्बनिक खेती या जैविक खेती से। और जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य भी कौन सा था, सिक्किम, जिसने 17 जनवरी 2016 से इस योजना की शुरुआत हुई तथा सिक्किम को पूर्णतः कार्बनिक राज्य का दर्जा 18 जनवरी 2016 से मिला। 18 जनवरी 2016 से मिला। तो मैं बात करूं कि भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना, यह क्वेश्चन भी 2018 AAO में पूछा गया है। AAO में पूछा गया है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर 2016 है तो नहीं, लेकिन ऑप्शन थे ये 4, उन्होंने 2015 को क्या माना था, सही माना था। लेकिन मैं एग्जैक्ट डाटे की बात करूं तो 17 जनवरी 2016 से परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी और 18 जनवरी 2016 को सिक्किम को पूर्णतः कार्बनिक राज्य घोषित किया गया था। याद रखना भाई, ये हमारे ऑप्शन में अगले ने 2016 नहीं दिए, इसलिए 2015 को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का प्रारंभ कब किया था। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर
मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब किया था? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ 2005-06 में किया था। कब किया था? 2005-06 में। एक होता है NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड। और राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की स्थापना वो हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। तो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन तो कब प्रारंभ किया गया? 2005-06 में। जबकि NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या फिर राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय, तो सबसे पहले मैं नाबार्ड की बात करूं तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। इसके बाद में एक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन सी थी? इंदिरा गांधी। इसने इसको नाबार्ड को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। किसके लिए? राष्ट्र के लिए समर्पित, राष्ट्र के लिए समर्पित, राष्ट्र के लिए समर्पित है। और राष्ट्र के लिए समर्पित कब किया था? 5 नवंबर 1982 को। कब किया था? 5 नवंबर 1982 को। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। जबकि इंदिरा गांधी जो PM थी उस वक्त, उन्होंने राष्ट्र को समर्पित 5 नवंबर 1982 को कर दिया था। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर होगा? मुंबई। और मुंबई कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। मैं आगे बात करूं तो नाबार्ड की पहली महिला सदस्य, नाबार्ड की पहली महिला सदस्य या महिला सदस्य अध्यक्ष कौन थी? महिला सदस्य अध्यक्ष कौन थी? तो नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी रंजना चौधरी। कौन थी? रंजना चौधरी, जो 2005 में बने थे। तो नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष, सदस्य नहीं, महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अध्यक्ष कौन थी? रंजना चौधरी। और कब बनी थी? 2005 में। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करूं तो नाबार्ड का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है KV साजी। कौन है? KV साजी। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष KV साजी है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रंजना चौधरी, जो कब बनी थी? 2005 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और इंदिरा गांधी उस टाइम PM थी, तो राष्ट्र के लिए समर्पित किया था 5 नवंबर 1982। 5 नवंबर 1982। अब नाबार्ड का पूरा नाम NABARD, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो नाबार्ड का इंग्लिश में नाम होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जबकि हिंदी में नाम होगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 5 नवंबर 1982 को
तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। कौन से बैंक को? नाबार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का इतिहास इन इंडिया, कृषि का इतिहास कहां पर? इंडिया में। किसके द्वारा लिखी गई? ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर होगा एम.एस. रंधावा। किसने लिखी थी? एम.एस. रंधावा ने। किसने लिखी थी? एम.एस. रंधावा ने। यहां पर एक नाम आ रहा है स्वामीनाथन, तो इसको बोलते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होंगे? एम.एस. रंधावा होंगे। जबकि एक नाम सुना होगा आपने एन.ई. बोरलॉग। एन.ई. बोरलॉग ये थे विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। बी.पी. पाल, इनको बोला जाता है गुलाब के पिता। गुलाब के पिता क्या बोला जाता है? गुलाब के पिता बोला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी कि भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर होगा एम.एस. रंधावा। क्या आंसर होगा? एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। और बहुत बार यहीं पर कंफ्यूजन होता है, जो सुमेलित दिखता है उसको आंसर कर देते हैं और क्वेश्चन नहीं पढ़ते कि क्या दे रखा है। तो कौन सा है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है। तो सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में है, और भरतपुर में भी कहाँ है? सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान जयपुर में नहीं है भाई। कहाँ पर है? तबीजी अजमेर। तबीजी अजमेर में है। कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में। राष्ट्रीय मसाला बीज मसाला अनुसंधान कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, बिल्कुल राइट आंसर। और काजरी कहाँ पर है? जोधपुर। काजरी कहाँ पर है? जोधपुर। तो हमारा आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर बिल्कुल राइट। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान जयपुर गलत, और ये कहाँ पर होगा? तबीजी अजमेर में होगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में, बिल्कुल सही बात। और काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में। तो आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत की आत्मा कहां पर बसती है? गांवों में बसती है। ये किसने कहा है? किसने कहा है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारत की आत्मा कहां पर बसती है? गांवों में बसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कसवरी की स्थापना कब हुई? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होगी 1962 में, और इसको बोला जाता है CSWRI। अगर शॉर्ट में बात करें तो कसवरी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में। कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में। तो स्थापना कब हुई थी? 1962 में। यहाँ पर आया है 1959, और 1959 में आप सबको पता है किसकी स्थापना हुई थी? काजरी। किसकी स्थापना हुई थी? काजरी। और कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में। तो काजरी जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। इसके अलावा 1962 में किसकी स्थापना हुई थी? कसवरी की स्थापना। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की 1984 यहाँ पर हुई थी। राष्ट्रीय ऊंट
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1984 में, और इसको बोला जाता है NRCC, नेशनल रिसर्च कैमल। तो 1984 में किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। और 1985 में स्थापना हुई थी आफरी। किसकी स्थापना हुई थी? आफरी। तो आफरी की स्थापना तो हुई थी 1985 में, जबकि काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में, कसवरी की स्थापना हुई थी 1962 में, और NRCC या राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यानिकी एवं वानिकी कॉलेज झालरापाटन झालावाड़ की स्थापना। उद्यानिकी एवं वानिकी कॉलेज झालरापाटन झालावाड़ की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होगी 2004 में। उद्यानिकी एवं वानिकी कॉलेज कहां पर? झालरापाटन झालावाड़ में। स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।